Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So now I'm going to start today's lecture. But before starting today's lecture, I would like to give an overview of the previous lecture. In previous lecture, we have discussed the incorporation of companies, the registration of companies under the Companies Ordinance 1984. We have further discussed the provisions of Section 14 under the Companies Ordinance 1984 कि Section 14 हमें ये कहता है कि हर कंपनी की ये ऑब्लिगेशन है कि वो रजिस्टर करवाए खुद को Companies Ordinance 1984 के मुताबिक. And there were some certain exceptions of Section 14 कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें के Section 14 का अतलाक नहीं होता है, वो किस तरह के बिजनेसेस हैं, किस नौइयत का कारोबार है, कंपनी है जो कि रजिस्टर ना भी कराए खुद को तो भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी नहीं है. हमने एक्सेप्शंस पढ़ी. फिर हमने ये भी देखा कि व्हाट विल बी द पेनल्टी इफ द incorporation is an obligation on the companies, but even then the company has not get the certificate of incorporation and the company is not registered. So what will be the penalty? And then the topic discussed was the documents required to submit in the office of the registrar for the process of incorporation. हमने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अलग-अलग डिस्कस किया. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो था कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनीज, यानी कंपनी एक स्टेटस के साथ रजिस्टर हुई, पब्लिक कंपनी, और अगर वो प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. और अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जा रही है सो व्हाट चेंजेस विल इट make in the company, the articles of association. फिर हमने देखा the effect of incorporation, and the topic then discussed was the commencement of business under the Companies Ordinance 1984. यानी business का आगाज एक कंपनी कब करेगी, जब वो कुछ शराइत को फुलफिल करेगी, और वो शराइत बताई गई है अंडर सेक्शन 146 ऑफ द Companies Ordinance 1984. और यही वो तमाम ये जो टॉपिक्स हैं यही एक्चुअली आपसे ये वो सवालात हैं जो आपसे एग्जाम में जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे. ये क्वेश्चंस हैं आपके जो आपने प्रिपेयर करने हैं, ये टॉपिक्स. इसलिए मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ ताकि जहन में आपके बैठ जाए कि इन टॉपिक्स को आपने फोकस करना है और इनमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड with today's lecture, and the topic under discussion would be the memorandum of association and the articles of association. So there are basically three important documents issued by the company. कंपनी जब बनती है तो उससे पहले उसको 3 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन and the company's prospectus. And if the prospectus is not prepared, then the statement in lieu of prospectus means the statement instead of prospectus. ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी ने लाजमी बनाने हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कंपनी रजिस्टर होने जा रही है, उससे पहले कंपनी ने ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और इसको रजिस्टर कराना है, इसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, उसको चेक करवाना है कि आर दीज fulfilling all the conditions, all the provisions of the Companies Ordinance 1984, are these made for some lawful purpose, क्या ये
तमाम कवानीन के मुताबिक है या नहीं है, क्या ये कानूनी है कि नहीं है, यानी तमाम लवाजमात इसने पूरी की हैं या नहीं. सो द 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द कंपनी आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड द कंपनीज प्रॉस्पेक्टस. तो अब हम डिस्कस करेंगे द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को. अब जहन में ये बैठा लें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है, एक किताबचा है जिसको आप खोलेंगे तो कंपनी की तमाम पिक्चर आप पे वाज़ेह हो जाएगी. कंपनी का नाम क्या है, इसके कंटेंट्स आप पढ़ेंगे तो कंपनी की पिक्चर वाज़ेह होगी. नाम क्या है, कंपनी में क्या बिजनेस रन हो रहा है, कितने शेयर्स हैं, मेंबर्स, अबाउट डिफरेंट स्टेप्स to be taken by the company are also discussed in the memorandum of association. So memorandum of association is actually the basic document issued by the company. Why we call it a basic document? Because it is known as the charter of the company. It sets out the limits of the company with outside, and the limits with outside world. Articles of association deals with the internal affairs, and the memorandum of association deals with the outside affairs, outside the company. And the memorandum of association is actually the document which sets out the limits beyond which the company cannot go. यानी एक लिमिट सेट की हुई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने, और कंपनी किसी भी चीज में उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आगे नहीं जा सकती. जो उसमें जो ऑब्जेक्ट उसमें लिखा है वही ऑब्जेक्ट, यानी किस नौइयत का बिजनेस है कंपनी, वही बिजनेस करेगी जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तहरीर है, दर्ज है. सो द लिमिट्स सेटल डाउन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर द लिमिट्स the company against which the company can not go. And the memorandum of association in fact explains the constitution of the company. और अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि ये एक बुनियाद है कंपनी की, जिस पे कंपनी की इमारत खड़ी है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम एक बुनियाद करार दे रहे हैं जिस पे कंपनी की पूरी इमारत बेस करती है. It contains the fundamental conditions upon which a company is registered. Memorandum of Association is a public document. Public document क्यों है? क्योंकि जो भी बंदा कंपनी से डील करता है उसको कंपनी के बारे में जानना है तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जानेगा. यानी so if anyone wants to know about the company, he must have the knowledge of the contents of the memorandum of association. Memorandum of association is a public document, and every person who deals with the company is presumed to have a sufficient knowledge of its contents, of the memorandum of association and the provisions of the memorandum of association. Memorandum of association is actually, as I've told you, it is the document which sets out the constitution of the company. ये एक बुनियाद फराहम करती है कंपनी को. It is the foundation upon which the structure of the company is based on, is made up. It describes the scope of the company's activities and its relation with outsides. यानी Articles of Association deals with the internal matters, whereas Memorandum of Association describes the scope of the company's activities and its relation with outsides. यानी कंपनी के बाहर के जो जितने भी मामलात हैं उसको डील करेगी Memorandum of Association. What is the purpose of Memorandum of Association? Memorandum of Association का मकसद क्या है? It, as I've again telling you that it is the constitution of the company, it is the charter which defines the limitation of the power of a company established under the law.
हम इसका पर्पस ये है बिकॉज इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अंडर विच अ कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। यानी कंपनी की जितनी भी कंडीशंस हैं, कंपनी किस तरह से चलेगी, ऑल दीज कंडीशंस आर गिवन, आर इनकॉर्पोरेटेड in the memorandum of association. It determines the powers, objects and limits of the company. It is the foundation on which the structure of the company is based. It states that the company cannot go beyond its memorandum. Memorandum of association enables the shareholders to know what is permitted, what is the permitted range of enterprise, यानी कहां कहां पे उनको इजाजत है, कौन सा एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है उनका, किस एरिया से बाहर ये नहीं जा सकते। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट्स द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नाउ सी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है तो उसके अंदर क्या क्या दर्ज होगा, क्या डिटेल्स होंगी। सो द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द नेक्स्ट टॉपिक, द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने आपको अभी तक बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है। हम इसको एक बेसिक डॉक्यूमेंट कहते हैं बिकॉज this document provides the base to the company and all the conditions are given in the memorandum of association, and these conditions are to be fulfilled by the company, and the limitations settled by memorandum of association, the company cannot go beyond those limits settled by the memorandum of association. देखा आपने कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये तमाम चीजें दर्ज है। अब क्या कंटेंट्स है, कहां से हमें वो डिटेल्स मिलती हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले होगा हमारे पास कंपनी का नाम, फिर हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा जी इस कंपनी का पर्टिकुलर नाम क्या है, फिर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, फिर हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या काम कर रही है ये कंपनी, what are the liabilities, what is the capital and what is the association or subscription। यानी ये तमाम क्लॉजेज है, कौन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, किन लोगों ने ये कंपनी बनाई है, नाम क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस पाकिस्तान के किस हिस्से में है, किस नौइयत का बिजनेस ये कंपनी रन कर रही है, what are the liabilities of this company and what is the capital, as well as the subscribers clause we study about the subscribers, or we call it an association clause, क्योंकि ये जिन लोगों की बनाई हुई है उन तमाम सब्सक्राइबर्स का इसमें दर्ज होता है। सो ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होती है जो कि हमें इन तमाम कंटेंट्स के बारे में बताती है, एंड बाय नोइंग ऑल दीज कंटेंट्स हमारे सामने कंपनी खुल जाती है कि हाँ ये कंपनी का स्टेटस है। सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला इज द नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस, द ऑब्जेक्ट क्लॉज, द लायबिलिटी क्लॉज, द कैपिटल क्लॉज, द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, format of association and the subscription clause, printing, signature of memorandum of association। so ये तमाम वो contents हैं जो कि हम memorandum of association के देखेंगे। first of all is the name clause। memorandum of association खोला, सबसे पहले हमें ये पता चला कि this is the name of the company, and with the name written would be limited, private limited, guarantee limited, जिस किस्म की वो कंपनी होगी ये उसके आखिर में दर्ज होगा। So the memorandum shall state the name of the company with the word limited, private limited, guarantee limited as the last words of the name of the public, private or guarantee limited company।
And if the company is SMC, single member company, then that should have the last word as SMC Private Limited according to the rules of SMC. हम कंटेंट्स पढ़ रहे हैं. कंटेंट्स में पहला कंटेंट हमने पढ़ा द नेम क्लॉज. नेम क्लॉज हमने खोला. जब किसी भी कंपनी का हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खोलते हैं तो सबसे पहले नेम क्लॉज आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जी ये कंपनी का नाम है. उसके बाद देन वी गेट टू नो द रजिस्टर्ड ऑफिस. Where is it situated? Where is the registered office of that particular company? And that is why we call it a domicile clause. Under this clause, the part of country is mentioned in which the registered office of the company is to be situated. यानी रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ वाक़ है, जी लाहौर में वाक़ है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस के आगे लिखा होगा लाहौर या कराची या इस्लामाबाद, जो भी जगह होगी वो लिखी हुई होगी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. हमने कौन सा क्लॉज पढ़ा अब तक? द नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है. द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर वाक़या है. और अब हम पढ़ रहे हैं द ऑब्जेक्ट क्लॉज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यानी कंपनी किस नोयत का, कौन सा काम, क्या बिजनेस कर रही है. कोई लेदर गुड्स हैं, कोई दवाइयों का काम हो रहा है, किस नोयत का, किस किस्म का, कोई गारमेंट्स का काम है, कोई डाइंग मशीन्स वहाँ लगी हुई है, कोई डाइज हो रहे, जिस भी नोयत की कंपनी है वो उसमें दर्ज होगा ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में. ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द इंपॉर्टेंट क्लॉज, इज द मेजर क्लॉज because it contains the object, the maqsad of the company. And in this clause, not even the object, the business running by the company is mentioned, but also the object which the company will undertake in future will also be mentioned. यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ना सिर्फ हम वो वाला ऑब्जेक्ट तहरीर करेंगे जो कि कंपनी जो कर रही है, बल्कि आने वाला उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा कंपनी का, वो भी उसमें दर्ज होगा. सो इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज द मेन ऑब्जेक्ट इज रिटन. ऑब्जेक्ट विद विच द कंपनी विल अंडरटेक इन फ्यूचर इज ऑल्सो रिटन. एज द कंपनी cannot go beyond the objects mentioned in its memorandum. So objects that company can undertake in future should also be included in the object clause. यानी जो फ्यूचर में जो काम करना है उसको भी अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर तहरीर कर लो. The liability clause यानी कौन कितना जिम्मेदार होगा. So this clause defines the extent of the liability of each member, कि कौन सा मेंबर कितना जिम्मेदार है और कितनी क्या उसकी लायबिलिटी है. और दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ कंपनी. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ शेयर्स पर. अगर लायबिलिटी द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितनी उसने अंडरटेक की है गारंटी. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, liability of members is unlimited or limited to the guarantee given by each member. यानी जिसने जितनी गारंटी दी है वो उतना जिम्मेदार होगा. Under the capital clause, you know what is a capital? Capital is actually the amount with which a business is started. Sarmaya. The capital clause is applicable for the company which has some share capital, and this clause mentions amount of authorized capital. गौर करें लफ्ज पे, authorized capital with which the company gets registered. कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा हुआ होगा कि जी ये कंपनी इतने सरमाए से रजिस्टर्ड होने जा रही है, और फिर रजिस्ट्रार देखेगा कि वो जो अमाउंट इन्होंने मेंशन की है क्या वो ऑथराइज्ड कैपिटल है या नहीं, क्या इतना अमाउंट इस बिजनेस के लिए काफ़ी है या नहीं जो कि ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो
The amount of authorized capital will be mentioned in this capital clause, and that amount is the amount with which the company gets registered. इसी से कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिलती है, इसलिए हम इसे कहते हैं the authorized capital, because the company gets registered with this amount. And under the capital clause, the number of shares of the company are also to be mentioned. The nominal value of each share shall also be mentioned. So, capital clause में एक हम बताएंगे amount of authorized capital with which the company is going to be registered, the number of shares of the company, कि company कितने shares issue कर रही है और हर share की कीमत क्या है. The nominal value of each share is also to be mentioned under the capital clause. Subscription clause. ये वो क्लॉज है जिसमें कि सब्सक्राइबर्स अपना एक विलिंगनेस शो करते हैं. अंडर दिस क्लॉज, दोज हु हैव एग्रीड टू बी द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, दे मस्ट सिग्निफाई, दे मस्ट शो देयर विलिंगनेस टू द कंपनी, टू द एसोसिएशन विच इज गोइंग टू बी अ कंपनी. सो अंडर सब्सक्रिप्शन clause, those who have agreed, जिन्होंने ये willingness show की थी to subscribe to the memorandum of association, all those subscribers must signify their willingness to associate and to form a company. The memorandum of company limited by shares and company limited by guarantee, each shall contain different statements. अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, देन द स्टेटमेंट वुड बी, अब वो अपनी एक विलिंगनेस जाहिर कर रहे हैं. अंडर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, द विलिंगनेस ऑफ द सब्सक्राइबर्स विल बी गिवन, एंड इफ द कंपनी इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, देन द स्टेटमेंट वुड बी, वी सेवरल पर्सन्स, हम चंद अफराद, whose names and addresses are subscribed, are desirous, are interested, हमारी ये डिजायर है, ख्वाहिश है, हम कुछ अफराद जो मिले हुए हैं और एक एसोसिएशन बना रहे हैं, हमारी ये ख्वाहिश है of being formed into a company, कि हम एक कंपनी बनाएं in pursuance of the memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares. यानी हम सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम एक कंपनी खोलें, हम इसलिए इस परसुएंस में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को परसू कर रहे हैं, एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड दैट इज सेट ऑपोजिट टू आवर रिस्पेक्टिव नेम्स. सो ये एक स्टेटमेंट है, एक विलिंगनेस है जो कि शो की जाती है by the subscribers of the company limited by shares. And if the company is a company limited by guarantee, the statement made would be, we several persons whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of memorandum of association. And the format of subscription clause, यानी क्या फॉर्मेट होता है, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि फाउंडर्स हैं, दोज हु हैव एग्रीड टू बी द सब्सक्राइबर्स, ये एक फॉर्मेट पे एक बना हुआ है, एक फॉर्म होता है, वो उसको फिल करते हैं. एंड द फॉर्मेट इज, दे फिल आउट द प्रेजेंट नेम इन ब्लॉक लेटर्स, फादर्स और हस्बैंड्स फुल नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस इन फुल, number of shares taken by each subscriber or agreed to be taken, and then the signature. So इस फॉर्म में सब्सक्राइबर्स के तमाम पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, कितने शेयर्स ये लेंगे वो भी आ जाता है, और फिर उस पर डेट लिखी होती है, गवाहों के दस्तखत होते हैं, और उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है अंडर द नेम फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज. Requirements of Memorandum of Association. The Memorandum of Association, once it is made, all the contents are there. कंपनी का नाम क्या है,
कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, कंपनी का कैपिटल, कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है, ऑल दीज कंटेंट्स आर गिवन एंड कंपनी के बारे में हमें ये सारी चीजें पता है. सो द requirement of memorandum of association is that it must be printed. बन तो गया है, डिटेल्स तो हमने दे दी है, लेकिन अब इसको प्रिंट कराना है. And remember that the memorandum of association should be divided into paragraphs. Each paragraph should be consecutively numbered. कि जी पहला name clause है number 1. Finish that, give all the details, then the registered office clause is number 2. उसको एक serial number दो. It should be signed by the required number of subscribers. 3 in case of public company and 1 in case of private company. And the subscribers must sign in the presence of at least 1 witness. So ये requirements है memorandum of association की. And the signature of the each subscriber must be attested by the witness कि हाँ जी ये subscribers हैं, इन्होंने sign किया है. Every subscriber must add his address, description and occupation. Witness should write his address, description and occupation as well. यानी subscribers भी अपने particulars देगा और witness भी. And then the memorandum must be stamped. मेमोरेंडम पे स्टैंप भी लगा होना चाहिए. अब the memorandum is there and we shall register it with the registrar. Memorandum of association किसी भी कंपनी का बन गया है, all the contents are there, requirements are fulfilled. Now we shall register this memorandum of association and the memorandum of association shall be filed with the registrar for registration. लेकिन रजिस्ट्रार इसको तब रजिस्टर करेगा जब 3 किस्म की conditions are fulfilled. The registrar shall register the memorandum of association if certain conditions are fulfilled. And what are those conditions? The condition number 1 is that the company is formed for some lawful purpose. कंपनी किसी कानूनी काम के लिए बनी है, किसी जायज काम के लिए बनी है. कंपनी में कोई नाजायज काम नहीं हो रहा, जो भी काम है वो जायज काम है. So the company is established, is formed for some common purpose. Yes, we have checked, the registrar has checked that the company is formed for some lawful purpose. Then the second condition, the registrar will check that the objects stated in the memorandum of association are appropriate, are not based on deception. यानी जो काम कंपनी ने लिखा है कि जी ये वाला काम हम करेंगे अपनी कंपनी में, तो फिर वही काम हो, वो इट मस्ट नॉट बी डिसेप्टिव, धोखाधड़ी पे मबनी ना हो, नामुनासिब ना हो. It must be appropriate and must not be deceptive. And the third condition imposed by the registrar, and in fact the registrar is going to check that all legal requirements regarding registration are duly complied with. So ये वो 3 conditions हैं which are to be fulfilled for the registration of memorandum of association. And when the registrar is satisfied that the conditions are fulfilled, then the registrar shall enter the name of the company in the registrar of companies and then the registrar will issue. Yes, कोई बताएगा? कंपनी रजिस्टर होने जा रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ने चेक कर लिया है, कंपनी ने काम करना है, बिजनेस चलाना है, उसको पहला क्या चीज उसको मिलती है? The registrar issues? Yes, the registrar issues certificate of incorporation.
and if the company is a private company, then certificate of incorporation is enough. But if the company is a public company, the public company will have to get certificate for the commencement of business. So हम बात कर रहे थे conditions to be fulfilled for the registration of memorandum of association, and when all the conditions are fulfilled, then the registrar shall enter the name of the company in the register of companies and register and then issue the certificate of incorporation. Certificate of incorporation is registered. The company has got the certificate of incorporation. लेकिन कंपनी चाहती है कि वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ रद्दो बदल करे. कंपनी अपना नाम बदलना चाहती है. कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को कराची से लाहौर शिफ्ट करना चाह रही है. सो अमेंडमेंट्स हो रही हैं. कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टर कर रही है, कुछ चेंजेस कर रही है. तो क्या ये चेंजेस इन दी डॉक्यूमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या ये चेंजेस आसानी से जब चाहे कंपनी कर सकती है या उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है? तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताऊंगी, कुछ ऐसे अवामिल बताऊंगी कि सिर्फ वही अवामिल कंपनी शो करेगी, प्रूफ करेगी, तो तभी अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज पॉसिबल. कंपनी बगैर किसी मकसद के द कंपनी इज नॉट अलाउड टू गो फॉर अल्ट्रेशन, एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क. First, the company will have to prove something, will have to show something, and when the company has shown that particular ground, the company has fulfilled certain conditions, yes, that this alteration is really beneficial for the company, then the registrar would allow the company to go for the process of alteration. यानी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनके तमाम क्लॉजेज में, यानी नाम चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, कैपिटल चेंज करना है, कोई भी चेंजेस जो आपने करनी है, तो उन चेंजेस के लिए आपने कुछ ग्राउंड्स प्रूव करने होंगे, कुछ प्रूव करना होगा. उसके बाद द कंपनी इज इनेबल्ड टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन. सो व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी कैन गो फॉर द अल्ट्रेशन? What the company is going to prove? Company कहेगी, yes, I want to make certain alteration, and with these alteration, the company would carry on its business more efficiently, more economically, and the company further says that by making alteration, इन चेंजेस के बाद द कंपनी वुड अटेन द मेन पर्पस बाय इम्प्रूव्ड मीन्स. यानी तरक्की हो गई है, अब वो इम्प्रूव्ड मीन्स को के जरिए से काम करना चाहते हैं, एंड इम्प्रूव्ड मीन्स को के जरिए काम करने के लिए अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज मस्ट. सो ये वो तमाम अवामिल है जो एक कंपनी प्रूव करेगी, शो करेगी, और उसके बाद द कंपनी कैन गो फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रेशन. सो सबसे पहले कंपनी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है अंडर विच अ कंपनी इज इनेबल टू गो फॉर द मेमोरेंडम अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसको वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले कंपनी ये बताएगी कि द कंपनी कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर एफिशिएंटली, इसलिए ऑल्ट्रेशन कर रही है. टू अटेन द मेन पर्पस बाय इम्प्रूव्ड मीन्स, टू चेंज और enlarge द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन. यानी कंपनी अपना दायरा कार बढ़ा रही है. पहले उसका जो दायरा था वो मुख्तसर था, अब वो उसको तवील करना चाहती है. जब कंपनी अपना काम बढ़ाती है तो भी वो अल्ट्रेशन करती है, and for that alteration the company will have to show that the company is going to change or enlarge the local area of its operation. To carry on some other business which may be combined with the existing business of the company.
अब कंपनी ये शो करेगी कि जी मैंने कोई और बिजनेस भी साथ में शामिल करना है, और जब कोई और बिजनेस शामिल करना है तो इसका मतलब है कंपनी ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस में चेंज कर रही है, रद्दोबदल कर रही है. सो द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन विल बी डन एंड द कंपनी में रिस्ट्रिक्ट और अबैंडन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी कि जी पहले मेरा काम ज्यादा था, अब इसमें से ये काम कम करके हम सिर्फ ये कर रहे हैं. सो द कंपनी में रिस्ट्रिक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी टू अमलगमेट विद एनी अदर कंपनी. हम दूसरी एक कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हैं. सो ऑल दीज grounds will be shown, will be proved that these grounds are good. The company is going to prove these grounds कि हाँ जी हम कुछ बेहतर के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए, कुछ नए तरीके के लिए, कुछ कारोबार वसी करने के लिए या कारोबार का दायरा कार तंग करने के लिए हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, और उसके बाद the company would be allowed to go for the process of alteration. अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफरेंट फॉर ऑल द क्लॉजेस, बट इट्स नॉट वेरी डिफरेंट. आप गौर करें कि कंपनी ने नाम बदलना है तो रेजोल्यूशन तो पास करानी है. रेजोल्यूशन क्या होती है? जी सारों से इजाजत लो, क्या वाकई सब ये चाहते हैं कि हम कंपनी का नाम चेंज करें? फिर अप्रूवल लिया जाता है. सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर रजिस्टर्ड नाम कंपनी ने चेंज करना है तो वही स्टेप्स हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है या कैपिटल चेंज करना है. सो डिफरेंट क्लॉजेस को हम कंपनी के डिफरेंट तरीके से चेंज करते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स एक से हैं. सो द कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर, एंड उसमें सबसे पहले क्या है? Company is going to change the name. The company would pass a special resolution. एक करारदाद पास की जाएगी, and then the company will get written approval from the registrar of stock companies. क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कंपनी ने अपना नाम चेंज करना है, पहले रेजोल्यूशन पास होगी, फिर अप्रूवल लिया जाएगा रजिस्ट्रार से, उसके बाद an altered certificate of incorporation is issued by the registrar, और उसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम. और जब सर्टिफिकेट इशू हो गया तो सर्टिफिकेट पे ये होगा द ओल्ड नेम ऑफ द कंपनी विल बी रिटन अलोंग विद द न्यू नेम ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर एटलीस्ट अ ईयर. सो द certificate of incorporation on change of name is issued. Now write the old name of the company along with the new name of the company on all the documents for at least a year from the date of issue of certificate, ताकि लोग नए और पुराने नाम दोनों, पुराने नाम के साथ नए नाम के साथ, पुराने नाम के साथ साथ नए नाम के साथ आदि हो जाए. सो राइट द ओल्ड नेम along with the new name for at least a year on all the documents of the company. And now if we are going to make some alterations in the capital clause, so again special resolution will be passed. करारदाद पास की जाएगी, पूछा जाएगा सबसे कि कौन कौन चेंज कराना चाहता है और कौन नहीं. And once the resolution is passed, the company may increase, consolidate, subdivide, or can even cancel its share capital. But if this is authorized by the Articles of Association as well. So, company shall file a notice of resolution, notice of alteration with the registrar within 15 days. यानी कंपनी ने करारदाद पास कराई, सबने कहा yes go for the alteration of the capital clause, then the company shall file a notice of alteration with the registrar within 15 days. And now the company is going to make alteration in the registered office. The company is going to switch from one place to the other. अब वही बात, पहले क्या होगा, बार बार एक ही स्टेप, हर कंटेंट के चेंज में पहले एक ही स्टेप आता है,
passing of a resolution, special resolution. लेकिन जब रजिस्टर्ड ऑफिस हम चेंज कर रहे हैं ना, हम एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, तो उसमें हमने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, लेकिन हमने कंफर्मेशन लेनी है SECP, और हम एक एप्लीकेशन दायर करते हैं, petition in fact is an application. So when the resolution is passed, then we'll obtain confirmation from SECP by filing petition, by filing an application within 60 days, and give certified copies of order of commission to the registrar of old and new provinces within 90 days. यानी सर्टिफाइड कॉपीज जो कमीशन ने हमें इजाजत दी है वो हम पुराने रजिस्ट्रार के पास और नए रजिस्ट्रार के पास 90 दिनों के अंदर अंदर जमा कराएंगे. एंड रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार ऑफ द ओल्ड प्रोविंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यू प्रोविंस. यानी रेजोल्यूशन पास हो गई, SECP के को हमने दरखास्त दायर कर दी, 60 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ने हमें एक सर्टिफाइड कॉपी दे दी, फिर वो कॉपी हम नए रजिस्ट्रार को भी देंगे और पुराने को भी देंगे, और पुराने रजिस्ट्रार को वी वुड रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यू प्रोविंस, एंड द रजिस्ट्रार वुड देन इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यू company. The old registrar would intimate the registrar of the new province on Form 21 within 28 days of change. यानी किसने इन्फॉर्म करना है? पुराने रजिस्ट्रार ने नए रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है 28 दिनों के अंदर अंदर. अब आप गौर करें, 60 डेज के अंदर अंदर कंफर्मेशन लेनी है SECP से, 90 डेज के अंदर अंदर सर्टिफाइड कॉपीज आपने देनी है रजिस्ट्रार ऑफ न्यू प्रोविंस एंड द ओल्ड प्रोविंस, एंड देन रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार ऑफ द ओल्ड प्रोविंस टू ट्रांसफर द फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यू प्रोविंस. और 28 दिनों के अंदर अंदर द रजिस्ट्रार ऑफ द ओल्ड प्रोविंस विल इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यू प्रोविंस. इस तरह रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है एक प्रोविंस से दूसरे में by following these steps. So that's the way we make alteration in the registered office clause. And the object clause, जब हमने अपने बिजनेस की नौइयत, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका, वो हम चेंज करते हैं. कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें अल्टरेशन करनी है, एंड वी आर गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. सो व्हाइल changing the object clause of the memorandum of association, there are certain steps to be taken, and that is to pass a resolution. पहले करारदाद पास कराओ, देखो कितने लोग इसके हक में हैं और कितने लोग इसके खिलाफ हैं. And if you are going to change the object clause, then obtain a confirmation from SECP by filing a petition within 60 days of the resolution. रेजोल्यूशन पास कराई, रेजोल्यूशन पास कराने के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर SECP से कंफर्मेशन ली, फाइल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कमीशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 90 डेज. सो प्लीज डोंट मिक्स इट अप, द डेज, द अथॉरिटी. Confirmation is always to be taken by the SECP, and the certified copies of the commission are to be submitted with the registrar within 90 days. The subscription clause, subscribers, जिसमें के अपनी willingness जाहिर करते हैं कि we are the subscribers. This subscription clause never changes because the subscribers remains the same throughout the life of the company. Subscribers, founders तो वही रहेंगे कंपनी के, उसमें आप you can never make any alteration in the subscription clause. The liability clause, this clause cannot be changed because the company is formed on the basis of the limited liability. While transferring from limited liability company to unlimited liability company, this clause can be deleted. लेकिन जब ये नहीं है और कंपनी इज अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ रजिस्टर हुई है, then the liability clause cannot be changed simply because
company is formed on the basis of limited liability. Ab the alteration in the memorandum of association is done. SECP का क्या किरदार है? What is the role of SECP, Security and Exchange Commission of Pakistan, in the alteration of memorandum of association? The SECP may confirm the alteration. वो ये कह सकती है, the SECP may make an order to confirm the alteration and can say this, that the alteration of memorandum of association can be done wholly or in parts. कि जी आप alteration करें पूरी की पूरी नहीं लेकिन इतनी, मतलब वो that depends on the SECP. अगर SECP ज़रूरी समझे आप जो अल्ट्रेशन करने जा रहे हैं, the SECP 3 काम करेगी. The SECP may make an order to confirm the alteration. Yes, the company can go for this alteration. या SECP ये कह सकती है कि yes, you can go for this, you can make these alteration, but up to the extent of this. यानी उसने आपको आपकी बात, आपकी जो अल्ट्रेशन जो कंपनी में आप करने जा रहे थे वो इन पार्ट्स वो करा रही है आपसे. या फिर वो ये कह सकती है कि yes, you can go for this, you can make these alteration, but these are the conditions on the company. And SECP may adjourn the proceedings of alteration if considers necessary. SECP ये कह सकती है कि yes, why like due to any solid ground the SECP can adjourn, वो मुलतवी कर सकती है ये कार्रवाई कि इस वक्त तक ये अल्ट्रेशन नहीं हो सकती. The SECP may make an order confirming the alteration. The SECP may say that go for this alteration in parts. The SECP may put certain conditions on the company, and the SECP can adjourn the proceedings of alteration if the SECP thinks it's important. The adjournment of proceedings. Certified copy of order of SECP confirming the alteration along with the printed copy of altered memorandum shall be filed with the registrar within 90 days of order. Under the alteration shall not be effected. Under section 25, the alteration shall not be effective if the certified copy of the SECP is not filed within 90 days. यानी आपने SECP से इजाज़त ली for the process of filtration, SECP ने confirm कर दिया, but if that certified copy is not submitted within 90 days, then the alteration cannot be done. The company cannot make any alteration if the order of SECP confirming the certified copy of SECP of order is not filed within 90 days. So the time period is 90 days. So here the point we have discussed are the definition of memorandum of association, the contents of memorandum of association, alteration in the memorandum of association, procedure for the amendment in memorandum of association, and the role of SECP in alteration of memorandum of association. ये वो points थे कि जो कि हमने discuss किए. Memorandum of association के साथ साथ एक और document है Articles of Association. Articles of Association in fact is subordinate to memorandum of association. The limits settled by the memorandum of association cannot be crossed by the articles of association. यानी memorandum of association का पलड़ा भारी है, articles of association इससे थोड़ा सा नीचे है. Articles of association deals with the internal affairs of the company, whereas memorandum of association deals with the external affairs outside the company. Articles of association, as I've told you, that these are the rules and the regulations settled by the company, and they are subordinate to the memorandum of association, and they deal with the internal matters of the company. We have different contents of
articles of association, the way we have in memorandum of association. अब अगर आप articles of association खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के अंदर जितने भी terms यूज हुए में हैं वो क्या है, उनका वो कानूनी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आम बंदा नहीं समझता, जाहिर है हर बंदे ने कानून नहीं पढ़ा हुआ, तो उन टर्म्स की डेफिनेशन लिखी होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. और फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज consisting of those definitions. Then the second part is the business run by the company, the shares, alteration of capital, general meeting and board meetings, vote of members, directors, this what is the where shall be the seal of the company be kept, dividend and reserve, accounts and audit, the company's notices, the indemnity, arbitration, and finally the winding up of the company. So these are the contents of the articles of association. So for the first part, the first content in fact is the definitions. This clause contains all the legal definitions of all the words and phrases used in the articles. If I open the articles of association of any company, and before going into detail about the meetings, alteration of capital, indemnity, arbitration, winding up, there can be certain terms and phrases which I will not understand. I may not understand. So उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक फर्स्ट कैप्शन जो रखा है, that is the definition part. उसमें वो तमाम टर्म्स एंड फ्रेजेस जो है उनको एक्सप्लेन, उनकी को डिफाइन किया गया है इनफैक्ट. और वो हमारा पहला कैप्शन है द डेफिनेशंस क्लॉज. देन द बिजनेस, द ब्रीफ कंटेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि ये कंपनी किस नौइयत का और क्या काम कर रही है. देन द शेयर्स, दिस सेक्शन कंटेन्स द मैटर्स रिलेटिंग टू and subscription by the general public, the procedure to be adopted for the allotment, issuance of original or duplicate and transfer of shares. So shares के बारे में जितनी भी मालूमात है वो हमें मिलती है इस कैप्शन से. कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खोले, you want to know about the shares, the procedure to be adopted for the allotment, the issuance and the transfer of shares. All this, the procedure is clearly mentioned in the caption shares. The classes of shares, shares offered to and subscription made by the general public. ये मालूमात हैं जो हमें शेयर्स के बारे में हासिल होंगी. The procedure to be adopted for the allotment of shares and the issuance of original or duplicate shares and the process of transfer of shares is also mentioned under this caption. Alteration of capital. As in the topic memorandum of association, I've clearly told you that if the company is allowed to alter its capital, this must be mentioned in the articles of association. So alteration of capital, there are certain points to be mentioned in the articles of association कि जी company alteration of capital कर सकती है या नहीं. This is clearly mentioned in the articles of association, and the power of the company to alter its share capital. And if the company is allowed to make changes to alter its articles of association, तो क्या तरीक़ाकार होगा इस कंपनी का. ये पर्टिकुलर कंपनी जिसका हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रीड कर रहे हैं, ये किस तरीके से कैपिटल को अल्टर करेगी, कैपिटल शेयर कैपिटल में चेंजेस करेंगी. सो दी अंडर दिस कैप्शन द प्रोसीजर will be clearly mentioned and the procedure to be followed for the alteration of capital. So by under this caption, alteration of capital, the power of the company to alter its share capital and the procedure to be followed while exercising the power of alteration of capital will be clearly
mentioned under the alteration of capital. कंपनी की हर कंपनी में मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और देयर आर डिफरेंट मीटिंग्स. एनुअल जनरल मीटिंग termed as AGM, EGM, extraordinary general meeting, statutory meeting. So there are in the general meetings and board meetings, the types of meetings, the time frame for meeting. So all these details are given under the caption general meetings and board meetings. The types of meetings are clearly mentioned, and what are the rules and regulations of the company for the meetings. All these points are clearly discussed under the caption general meeting and board meetings. Votes of members. किस बंदे का, किस मेंबर का कि कितने वोट्स होंगे, ये इस कैप्शन में क्लियरली लिखा होगा. The rules regarding the voting powers of the members of the company and the procedure of voting in the meetings of the company. रूल्स क्या है, किस हिसाब से आपको वोट मिलेंगे मेंबर्स को, और फिर किस तरीके से what will be the procedure of casting vote in the meetings of the company. These important details are also given in the content under the caption votes of members. The caption, the content, directors. Articles of association, if we open it, किसी भी कंपनी का सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कंपनी के डायरेक्टर का नाम क्या है, who is the first director, who is the subsequent director, how would we appoint these directors, the modes of appointment of the directors is also mentioned, filling of casual vacancy in the office of directors, यानी whenever there is some casual vacancy, नशिस्त खाली हो गई है डायरेक्टर की, तो उसको हम कैसे फिल करेंगे, वो तमाम तरीक़ाकार इस कैप्शन में दर्ज होगा. The rules for fixation of the remuneration of the directors, the powers and the duties of the directors will also be mentioned in this caption. And how can we remove a director? डायरेक्टर को उसकी नशिस्त से, उसकी पोजीशन से कैसे हटाया जा सकता है, ये भी इस कैप्शन में दर्ज होगा. यानी अंडर दिस कैप्शन डायरेक्टर्स हमें ये पता चलेगा हु इज द डायरेक्टर, हु आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स, subsequent directors, how are they appointed, how can we fill the casual vacancy, what is the remuneration of the directors, the powers and duties of the directors, and how can we remove a director. So all these points are clearly mentioned under the caption directors. I've already told you that seal is actually the logo, the sign, the insignia of a company. So company is very careful and must be very careful in the safe custody of the seal. So under this caption, the seal of the company, articles of association में clearly लिखा होगा all the rules regarding the safe custody of the common seal of the company, the procedure to be adopted while affixing this seal on the documents, कि कौन से वो documents हैं जिस पे कंपनी की seal का, कंपनी की मोहर का होना जरूरी है. The documents upon which the seal is to be affixed is clearly mentioned under this caption, and the record to be maintained is also mentioned under this caption. So कॉमन सील जो कंपनी की होती है उसके बारे में जो भी तरीक़ाकार होता है वो इस द सील ऑफ द कंपनी का आप कैप्शन खोलेंगे और वो आपको क्लियर हो जाएगा. डिविडेंड एंड रिजर्व, डिविडेंड एंड रिजर्व ये दोनों एक्चुअली दीज आर द प्रॉफिट्स. डिविडेंड एंड रिजर्व बोथ आर द प्रॉफिट्स कमिंग फ्रॉम द शेयर्स, बट डिविडेंड इज द प्रॉफिट which we distribute among the shareholders, and reserve is the profit coming from the shares.
coming from that business, but we keep that profit aside in order to avail it in some future opportunities. कुछ हम बचा के साइड पे रखते हैं ताकि आगे हमारे किसी भी अनएक्सपेक्टेड कोई हालात आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाए जिसको कंपनी अवेल करना चाहे, तो उस वक्त हम रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं. सो डिविडेंड एंड रिजर्व, कंपनी के डिविडेंड के बारे में, उसकी पेमेंट के बारे में और हाउ टू यूटिलाइज द रिजर्व, इसके बारे में जो भी तफसीलात है वो दर्ज होंगी डिविडेंड एंड रिजर्व में. द रूल्स रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द रिजर्व, this would be clearly mentioned under this caption, and transfer of any amount to various reserve will also be mentioned. The utilization of reserve, how to utilize these reserves, that will also be mentioned under this caption. Accounts and audit. This section contains the rules and regulations regarding the books of accounts to be maintained, the safe custody of these accounts and books of accounts, the place where these books are to be kept, the inspections of the books by the members. The members are allowed to go and inspect the books of accounts, the preparation of financial statements, the approval of the accounts by the company, the appointment of the auditors of the company, and then fixation of the remuneration of the auditors. All these documents related with the accounts and audit will be clearly and mentioned in detail under this caption. Notices. Company definitely issue different notices. So the notice to be issued to the members, to the directors and to the creditors of the company. So company किस तरीके से नोटिसेस इशू करेगी, what will be the contents of such notices and what are the ways of giving these notices. Contents क्या होंगे और क्या तरीका होगा, कंपनी अपने नोटिसेस किस तरीके से इशू करेंगी. All this is clearly mentioned under the caption notices. Indemnity, हर्जाना. कंपनी हर्जाना देती भी है और लेती भी है. When any wrong is done on part of company, the company will indemnify the members. And if some wrongful act is done by the members will indemnify the company. So all the rules regarding the indemnity to the company or by the company for damages must be clearly given under the caption indemnity. कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खोला, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कंपनी कैसे किन सूरतों में इंडेमनिटी देगी, हर्जाना देगी और मेंबर्स कब और कैसे देंगे. आर्बिट्रेशन, मसालेहत. there are points in which the company and the members may differ. Point of view different हो सकता है, कोई clash हो सकता है. So the company then appoints an arbitrator जो कि मसालेहत कराता है कंपनी की और मेंबर्स की. So the procedure to be adopted in case there is difference of opinion between the company and its members, and the matters to be referred to the arbitration. Arbitration is actually the act done by the arbitrators. Then finally the winding up, कंपनी की तहलील करना. So वो कौन से हालात होंगे in which the company can wound up. This will be mentioned. The ways, the circumstances in which a company can wound up will be clearly mentioned under the caption winding up. The company, in case of winding up, the company appoints a liquidator. लिक्विडेटर को कंपनी कैसे अपॉइंट करेगी? लिक्विडेटर एक्चुअली वो बंदा होता है who is there for the settlement of liabilities and the distribution of assets of the company. So कंपनी जब वाइंडिंग अप करती है तो लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है. So वाइंडिंग अप के कैप्शन में हमें पता चलेगा कि what is the procedure to be adopted in disposal of assets, settlement of liabilities
and distribution of remaining assets among the members of the company. General provisions regarding the articles. Articles of Association कुछ सूरतों में उसको रजिस्टर कराना ऑप्शनल होता है और कभी वो मैंडेटरी होता है. सो इफ अ कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर then the registration of articles of association is optional. But if the company is limited by guarantee, then the registration is mandatory. The articles of an unlimited company or a company limited by guarantee shall state the amount of share capital with which the company proposes to be registered. The articles of an unlimited company or a company limited by guarantee shall state the number of members with which the company proposes to be registered. यानी articles of association हमें बताएगा कि कितने शेयर कैपिटल से ये कंपनी रजिस्टर होने जा रही है, कंपनी के कितने मेंबर्स हैं जिससे the company is going to be registered. The articles shall be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, signed by every member to the memorandum and dated. The articles, when they are registered, तो हम ये कहते हैं they are binding on all the members of the company to the same extent as if they had been signed by each member. So, articles and the memorandum of association both when they are registered, हम कहते हैं इसका हर क्लॉज, इसका हर रूल मेंबर्स पर बाइंडिंग है. Every copy issued after the date of alteration or memorandum of association or the articles of association, alteration in memorandum of association or articles of association shall contain that alteration. यानी जब alteration हो गई तो definitely the company will then issue the new version, the new copy. So नई कॉपी इशू की जाएगी, पुरानी नहीं. जो altered कॉपी होगी that will be issued. और जो ऑफिसर पुरानी कॉपी इशू करेगा, मतलब अगर मेरी किताब का कोई जो किताब मैं कॉर्पोरेट लॉ की पढ़ा रही हूँ उसका मैं आज से 5 साल पहले वाला एडिशन आपको पढ़ाती हूँ तो ये कानूनन जुर्म है. नया एडिशन नई अमेंडमेंट्स के साथ नए कुछ तब्दीलियों के साथ आता है. सो हमें हमेशा जो अमेंडेड चीज होती है, जो अल्टर्ड चीज होती है वो पढ़ानी होती है. इसी तरह कंपनी ने अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इशू किया है, सो ये कंपनी इज बाउंड टू इशू दी अल्टर्ड कॉपी. और जो बंदा भी जो भी ऑफिसर will issue the old copy, then that shall be liable, that person shall be liable to a fine up to ₹1,000 for every copy issued. जब मैं कंपनी में शेयर्स ले रही थी उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100, बट लेटर ऑन द अल्टरेशन टेकन प्लेस and now the company requires the members to take 150 shares. So am I bound to take 50 more shares? This is the question. Am I bound to take 50 more shares? No, I am not bound. Because जब मैं कंपनी में मैंने शेयर्स लिए थे उस वक्त अल्ट्रेशन नहीं हुई थी and the minimum requirement was 100. 150 तो अल्ट्रेशन के बाद आई है. आई एम नॉट बाउंड. यस, आई शैल बी बाउंड टू टेक more 50 shares if I have given this in writing before the alteration or even after the alteration that I will be bound to fulfill the all the conditions of the company. I have given in written that after the alteration I shall be bound to take further shares. अगर मैंने रिटर्न नहीं दिया तो मैंने अल्ट्रेशन से पहले जितने शेयर्स लिए थे वही ठीक है. I shall not be bound by the company to परचेज
further more shares. Every company, upon the request and payment of a prescribed amount by its member, shall supply within a period of 14 days a copy of memorandum and articles of association. Or articles of association में alteration can be made only if it is permitted by the memorandum of association. As I have told you that memorandum of association is the document, is the basic document, and the article of association is subordinate to memorandum of association. Articles of association में change करना है तो memorandum of association को देखो, if it is permitted there then go for the alteration. और जब company alteration करती है, the company may make alteration in its articles, but after passing a special resolution. And where the alteration affects the substantive rights or liabilities of the members, then we will make the alteration even only when the members whose substantive rights are affecting, if those members vote in favor of such alteration. कुछ समझ में आई? नहीं आई? मैं समझाती हूँ दोबारा. हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रद्दोबदल करनी है. हम ये रद्दोबदल तब कर सकते हैं जब वो मेंबर्स जिनके सब्सटेंटिव राइट खसब हो रहे हो, यानी कुल 50 लोग हैं, 40 लोग उसके फेवर में हैं, 30 लोग फेवर में हैं, 20 में नहीं है, तो 30 ने तो वोट दिया है उस अल्ट्रेशन के हक में, सो वी शुड गो फॉर द अल्ट्रेशन. नो, वो जो अल्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं 30 लोगों को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. वो जो 20 है जो जिन्होंने खिलाफ वोट दिया है, असल में उनके सब्सटेंटिव राइट्स पे फर्क पड़ रहा है. सो हमने वो जो 20 है जिनके सब्सटेंटिव राइट्स पे फर्क पड़ रहा है, वी विल आस्क फॉर देयर वोट्स. The alteration in the articles of association can be carried out only if at least 3/4 of the affected members vote in favor of such alteration. So that's the way alteration in articles of association can be done. So in this chapter, in today's lecture, we have covered memorandum of association and articles of association, the definition, the contents of memorandum of association and articles of association, the alteration in memorandum of association and articles of association, and the role of SECP in alteration. So we have discussed all these topics in detail. That's enough for today. Take care. Allah Hafiz.